नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लास्ट वीडियो में प्रादेशिक परिदृश्य तक की हमने खबरें देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। तो इसमें जितने भी अवार्ड्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये इसके अंदर हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों नाम हमको ध्यान रखने हैं। पहला तो है श्रीगंगानगर जिले से बलजिंदर सिंह बराड़। तो बलजिंदर सिंह जो है वो बीकानेर से हैं, श्रीगंगानगर से हैं और ये वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। दूसरे हैं बीकानेर के अध्यापक जिनका नाम है हुकुम चंद्र चौधरी। अच्छा, इनको किस लिए मिला है? तो जो फर्स्ट वाले बलजिंदर सिंह हैं उनको अंग्रेज़ी के लेक्चरर हैं ये, और पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे जो हुकुम चंद चौधरी हैं उनको जो है फोर्थ स्क्रीन एजुकेशन और ज्ञानोत्सव क्विज पोर्टल के द्वारा जो है अ, बच्चों को पढ़ने में जो है उसको जो है हेल्प मिली है। ये इनके द्वारा ही निर्मित पोर्टल्स हैं। तो ये दोनों पोर्टल है फोर्थ स्क्रीन एजुकेशन और ज्ञानोत्सव किड्स पोर्टल। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो आपने को बेसिकली दोनों टीचर्स के नाम ध्यान रखने हैं, श्रीगंगानगर जिले से बलजिंदर सिंह और बीकानेर से हुकुम चंद चौधरी। फिर चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे जो कि है मिस यूनिवर्स इंडिया पे। तो गुजरात की जो रिया सिंघा है उनको मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है। और अगर हम देखें तो 2021 में लास्ट मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू को जो है वो दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए ध्रुवी पटेल जो है उनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब मिला है और ये अमेरिका की न्यू जर्सी में आयोजित था। तो दोनों के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो रिया सिंघा है और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब है वो ध्रुवी पटेल को दिया गया है। इसमें इतनी ही बात जो है वो काम की थी। आगे चलते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। तो देखिए 7 सितंबर को जयपुर के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया गया है और इसमें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो जयपुर में मनाया गया है इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। इसको राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है ऑर्गेनाइज किया था और इसमें काफ़ी सारे मतलब ये 3 कैटेगरीज़ हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। अब इसमें किस-किस को पुरस्कार मिले इतना तो हम याद नहीं रखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका ऑर्गेनाइज़ जो है उसको जयपुर में किया गया है। उसके अलावा जो वृक्षारोपण की एक पहल है वो भी यहाँ की गई है। उसमें मातृ वन में जो जयपुर में है वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 100 पौधे जो है वो लगाए गए हैं। बस इतने ही फैक्ट्स जो हैं वो इसमें काम के हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है विनोद बच्चन, उनको यूके में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तनु वेड्स मनु और जिला गाजियाबाद ऐसी हिट फिल्म्स जो है वो इनके द्वारा दी गई है। तो जो इंडियन मूवी है उसको वैश्विक सिनेमा में पहुंचाने के लिए ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो निर्माता का नाम क्या है? विनोद बच्चन। फिर चले नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर के। तो फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए हैं। इंडिया से किसी को भी नहीं दिया गया है। भूटान, वियतनाम, इंडोनेशिया यहाँ से जो है ये दिए गए हैं। तो इतने नाम तो हमको याद इसमें नहीं रखने हैं। तो इसके रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत से जो पहले भारतीय थे वो थे विनोबा भावे, जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। फिर देखिए सीमा 2024 में ऐश्वर्या राय बच्चन को जो उनकी तेलुगु मूवी थी मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन, तो इसके लिए जो है इनको आलोचकों का जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वो दिया गया है। बस इसमें इतनी ही बात जो है वो काम की है। इसके निर्देशक कौन है? तो कबीर खान ने उन्हें दुबई में अजय सीमा और ठीक है, ये इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, राजस्थान से राधेलाल शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। ये नाइटिंगेल पुरस्कार जो है नर्सेस को दिया जाता है, नर्सेस को दिया जाता है। तो इस बार जो है राधेलाल शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पुरस्कार सम्मान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को। खेल परिदृश्य में सबसे पहली न्यूज़ क्या है? फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें उससे पहले आप देखिएगा कि आपका 20 मार्क्स का जो है मेंस के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पेपर है। उसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ पे या कुछ स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट होते हैं उस पे आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स के अंदर भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पर्सनैलिटीज़ के नाम और इवेंट्स जो इतने भी हुए हैं स्पोर्ट्स से, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं
इंडिया ए बनी दिलीप ट्रॉफी की विजेता। तो ये दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है और घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की जो है ये ट्रॉफी है। इसके लिए 4 टीमों ने जो है मैचेस खेले थे। तो इसमें जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब देखिए इंडिया ए जो है वो इंडिया सी को हरा करके फाइनल राउंड में जो है इंडिया सी को हराया इंडिया ए ने, और ये जो है इसमें विजेता बनी है। शाश्वत रावत जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच इसके अंदर बने हैं। बस इसमें इतनी ही बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा दिलीप ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है और इसमें इंडिया सी को हरा करके इंडिया ए ने जो है इस ट्रॉफी को जीता है। शाश्वत रावत इससे में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। फिर चलते हैं शतरंज पे। ये मैंने आपको, अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा हमारा जिसमें हमने वन लाइनर्स पढ़े थे, तब भी मैंने आपको शुरू के अंदर ही पूरा फिडे के बारे में बताया था। तो देखिए 45th शतरंज ओलंपियाड जो कि फिडे के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। 2 कैटेगरीज में जीते हैं बेसिकली, एक तो ओपन कैटेगरी में और एक महिला कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा तो ये सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये 45वां शतरंज ओलंपियाड था, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। 44th वाला जो ये था ये ओलंपियाड जो था इसका आयोजन 2022 के अंदर चेन्नई में इंडिया के अंदर किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसमें ओपन और महिला वर्ग में हमने स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। अब देखिए इसमें जो है, हाँ, पहली बार पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल करके हमने इतिहास रचा है। और देखिए इसमें जो ये पुरस्कार है, ओपन वर्ग का जो पुरस्कार है उसको हैमिल्टन रसेल कप जो है वो कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था कप के बारे में। वेरा मेंचिक कप जो है ये महिला और जो महिला टीम होती है उसके लिए ये वाला कप होता है वेरा मेंचिक कप। तो अगर एग्जाम में पूछ ले हैमिल्टन रसेल कप या वेरा मेंचिक कप किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चेस से संबंधित है। ठीक है, और इसमें एक कप और है जिसका नाम है ग्रैंड प्रिंडाशविली कप। ये जो है ओपन और महिला वर्गों में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त परिणाम, ओपन में और महिला दोनों का संयुक्त जो है वो ये वाला कप है जिसका नाम है ग्रैंड प्रिंडाशिवली कप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो 44वां जब राजस्थान में इसका आयोजन, सॉरी राजस्थान नहीं, भारत में जब इसका आयोजन किया गया था तो उस समय भारतीय टीम ने ओपन और ओपन महिला और में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ग्रैंड प्रिशावली जो कप था वो जीता था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक कप और एक पुरस्कार और होता है, हमने महिला पुरुष वाला तो देख लिया। अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा प्रदर्शन करता है, व्यक्तिगत प्रदर्शन अगर किसी खिलाड़ी का अच्छा है तो उसको बोर्ड पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ कहूँगी कि आप ये नाम भी थोड़े ध्यान रखें, जैसे कि डी गुकेश है और अर्जुन एरिगेसी है, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल। हो सकता है कि एग्जाम्स में नाम देकर के पूछ ले कि निम्न में से, अब डी गुकेश और ये नाम तो आपको पता रहेंगे, लेकिन ये वंतिका अग्रवाल है, दिव्या देशमुख है, तो ये आप नहीं पता कर पाएंगे कि ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि चेस से जो है ये संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है टेनिस से रिलेटेड। टेनिस में इस साल का आखिरी कप जिसको कि अमेरिकन या यूएस ओपन कहा जाता है उसका आयोजन किया गया और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जैसे कि फ्रेंच कप होता है तो वो रेड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन जो है ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है, तो अमेरिकन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इस बार जो है इटली के जेनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। जेनिक सिनर ने ऐसे तो इन चारों में से एक खिताब और भी जीता है, ग्रैंड स्लैम और भी जीता है, लेकिन यूएस ओपन जीतने वाले इटली के ये पहले खिलाड़ी है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सिनर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है, इससे पहले उन्होंने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। महिलाओं की अगर बात करें तो बेलारूस की आर्याना सबालेंका हैं और एकल खिताब जीतने वाली बेलारूस की पहली महिला खिलाड़ी है। हालांकि इन्होंने भी, इनका इस साल का ये दूसरा जो है वो खिताब है, दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, जेनिक सिनर और आर्याना सबालेंका। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पुरुष एकल में और महिला एकल में देखिए कि इन दोनों ने ही अमेरिका के खिलाड़ी को जो है वो हराया है। जेनिक ने तो टेलर को हराया और आर्यना ने जेसिका को हरा करके ये खिताब जीता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपोनेंट है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम सेफ साइड में इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह जीवन और विजय की भारतीय जोड़ी ने जीता हांगजू ओपन पुरुष का युगल खिताब। तो ये हांगजू ओपन क्या है? तो ये बैडमिंटन जो है इस सॉरी हॉकी टेनिस जो है इसका खिताब है। इसका युगल खिताब जो है जीवन और विजय की जोड़ी ने, भारतीय जोड़ी ने जो है वो जीता है।
ठीक है। अब चलते हैं हॉकी पे। तो देखिए हॉकी में भारत ने 5वीं बार जो है एशियंस ट्रॉफी को जीता है। इसका आयोजन जो है चाइना के हुलुनबुई नामक जो शहर है वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है। और 5 बार अगर हम देखें तो 2023, 2018, 2016, 2011 में जो है ये ट्रॉफी जो है इन्होंने जीती है। भारतीय टीम के कैप्टन जो है हरमनप्रीत सिंह है और उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और ठीक है। अब चलते हैं फुटबॉल पे। तो फुटबॉल पे देखिए ड्यूरंट कप जो है नॉर्थ ईस्ट पहली बार जो है इसमें चैंपियन बना है। तो इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला जो है मोहन बागान व नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया। अगर पूछ ले सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है तो कोलकाता में है, ये आपको पता रहे। ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है। और इसको जो है जीता किसने है, मोहन बागान को हरा करके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस कप को जीता है। ठीक है। तो 4-3 से हरा करके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस कप को जीता है। पहली बार जो है ये चैंपियन यहाँ पर बना है। अब देखिए रेसलिंग में चलते हैं। तो रेसलिंग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और स्पेन के पोर्ट्रेवेद्रा नामक शहर जो हॉल है, सॉरी म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो स्पेन में बेसिकली अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और भारत ने इसमें कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है। अब नाम तो काफ़ी सारे हैं इसमें, किसी ने 76 में, किसी ने 62 किलोग्राम में जीता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट जो हमारा वन लाइनर था उसमें हमने पढ़ा था कि ज्योति बेरवाल जो है उन्होंने स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। तो स्वर्ण का नाम अगर हम ध्यान रख लें तो भी काफ़ी है। बाकी तो देखिए एक रजत हमको निकिता के द्वारा दिलाया गया है, बाकी सब कांस्य पदक हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर चलते हैं अच्छा, एक इसमें ये भी होता है कि इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो सबके नाम याद करें क्या। तो देखिए जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हैं और राजस्थान से संबंधित हैं या फिर जो बड़े इवेंट से संबंधित हैं उनका नाम हमको ध्यान रखना चाहिए, या जिन्होंने स्वर्ण या रजत तक जीता है। बाकी अभी देखिए कांस्य की लिस्ट इतनी सारी है, नाम याद रहे ना रहे, तो इसीलिए सेलेक्टिव पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम तक याद भी रहे। अब चलते हैं एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में आप नीरज चोपड़ा ने जो है डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक में रजत पदक के पहले ऑलरेडी ये विजेता हैं। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अभी डायमंड लीग का जो फाइनल हुआ है उसके अंदर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो ये है इनकी ठीक है। इन्होंने जो है 87.86 मीटर जो है उस रफ्तार से इसको फेंका था और इसको जो है इसलिए इनको मतलब इनका जो ये रिकॉर्ड है ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। तो डायमंड लीग के अंदर जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक जो है यहाँ पर एंडरसन पीटर्स ने, जो कि कहाँ के, ब्रुसेल्स में, हाँ ठीक है, एंडरसन पीटर्स ने इस पदक को यहाँ पर जीता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में धनुष ने जीता कांस्य पदक। इसमें देखिए भारत के युवा भारोत्तोलक लोगानथन धनुष, इसने स्पेन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और ऐसा जीतने वाले ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो धनुष का नाम आप ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब चलते हैं वन लाइनर की तरफ। तो देखिए हाल ही में जर्मनी के हनोवर में विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो काम की बात यह है कि विश्व बधिर निशानेबाजी कहाँ पर हुई, तो जर्मनी के हनोवर में हुई है और 21 पदक जो है वो भारत ने यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, महिला गोल्फ के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक सोलहेम कप का खिताब किसने जीता। तो सबसे पहले तो ये पता रहे कि सोलहेम कप किससे रिलेटेड है, तो ये महिला गोल्फ से रिलेटेड है और अमेरिका ने इसको जीता है। फिर है लेविस कप टेनिस टूर्नामेंट। अब लेविस कप भी पूछ ले तो देखिए टीम यूरोप ने इस पर जीता है। लेविस कप टेनिस से संबंधित है। फिर यहाँ देखिए हाल ही में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने किसे हराकर पोलैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो मिलिना शाइडर को हरा करके जो है ये खिताब जीता है। तो सबसे पहले तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं अनमोल खरब, ये ध्यान रखना है। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले ऑलराउंडर मोइन अली का संबंध कौन से देश से है, तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल करियर में 900 गोल किसने पूरे किए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। जापान के नगोया में होने वाले एशियाई खेलों में किस इवेंट को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया है, तो भारतीय योग को जो है वो शामिल किया है। फिर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है हाल ही में, तो ये संतोष कश्यप जो है उनको अपॉइंट किया गया है। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है जिन्होंने भी संन्यास लिया है, उनका नाम क्या है, तो डेविन ब्रावो उनका नाम है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इसमें
खेल परिदृश्य के अंदर। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, वो है आपका पेरिस पैरा ओलंपिक। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए 17वां जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल है, इनका आयोजन जो है पेरिस में किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो ये 2024 में हुए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पैरा ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो देखिए 2028 में, यानी 4 साल बाद में इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस के अंदर जो है इनका आयोजन किया जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते जाते हैं। फैक्ट्स में देखिए सबसे पहले इसमें 169 राष्ट्रों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। कुल 22 खेल और 549 इवेंट्स जो है इसमें ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 28 अगस्त से ये शुरू हुए थे और 8 सितंबर को इनका समापन किया गया। इसका जो शुभंकर है वो है द फ्रिजेज। ठीक है, द फ्रिजेज जो है वो इसका शुभंकर है। मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, अब ध्वजवाहक कौन है, इस पे मेंस के अंदर जो है रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ध्वजवाहक कौन रहे, तो ध्वजवाहक जो है भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल रहे हैं। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ठीक है, फिर देखिए पदक तालिका में टॉप किसने किया, तो चाइना ने टॉप किया है। ठीक है, चाइना को कुल जो है 220 पदक मिले हैं। भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 18वां स्थान है। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हमने यहाँ पर जीते हैं। तो ये बात हुई। अब देखिए फ्रांस ने पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी दूसरी बार की है 1992 में, और इससे पहले भी जो है ये मेज़बानी कर चुका है। और फिर देखिए चीन के बाद ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान इसके अंदर आता है। तो फर्स्ट टॉप पोजीशन पे कौन है, चाइना, सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और 18th पोजीशन पे है भारत। और ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ में हमने 29 पदक जो है वो जीते हैं। अब देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के 84 पैरा एथलीटों ने, अब तक के जो सर्वाधिक हैं 84 पैरा एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया है और 12 खेलों का आयोजन इसमें किया गया है। इससे पहले की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें लिखा ही नहीं है। हाँ, इससे पहले जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें हमारे 9 खेल सम्मिलित थे और 54 सदस्य गए थे, यानी कि इस बार खेल भी बढ़े हैं और सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई है। फिर देखिए खेल का समापन समारोह जो है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में संपन्न हुआ था। इस भव्य समारोह का शीर्षक जो है पेरिस इज़ अ पार्टी रखा गया था। ठीक है, और हमारे जो भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में वो हैं भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉट पुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव, और इन्होंने संयुक्त रूप से जो है ध्वज वाहक का रोल जो है इसमें अदा किया है। और तीरंदाज हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीति पाल जो है वो इसके समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुका है मेंस में, तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। फिर देखिए भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 3 नए खेल कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। पैरा और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें जो हमारे पेरिस पैरा ओलंपिक है उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें हमारा स्थान कौन सा था, 24वां स्थान था। तो अभी हमारे स्थान में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी हमें 18th पोजीशन मिली है, पहले हमारी पोजीशन क्या थी, 24th पोजीशन थी। अभी देखिए इसमें भारत के लिए पहला पदक जो है वो अवनी लेखरा ने जीता और वो भी स्वर्ण पदक जीता। तो 10 मीटर जो एयर राइफल है उसके अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। और इस स्पर्धा का रजत पदक कोरिया की, अच्छा ये छोड़िए आप, अच्छा इसमें जो कांस्य पदक है इसी स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता है और राजस्थान की मोना अग्रवाल ने जो है इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए सुमित अंतिल और अवनी लेखरा अपने स्वर्ण पदक खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ी भी बन गए, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है, दोनों ने ही टोक्यो में भी गोल्ड जीता था और अभी भी वापस से इन्होंने गोल्ड जो है वो जीता है। सुमित अंतिल कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। फिर देखिए भारत के नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में जो है व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है और इस श्रेणी में भारत का ये पहला पदक हासिल किया है। तो नवदीप सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित है और भारत का पहला पदक जो है उन्होंने F41 श्रेणी में दिलवाया है। फिर देखिए पैरा एथलीट है जिनका नाम है
थंगावेलु, इन्होंने लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट ये बन गए हैं, लेकिन इनका डिक्लाइन हुआ है लगातार। जैसे 2016 में स्वर्ण जीता था, फिर टोक्यो में इन्होंने रजत जीता और पेरिस के अंदर अभी कांस्य पदक जीता है। तो ये थोड़ा सा इनका डाउनफॉल यहाँ पे हुआ है, लेकिन पदक तीनों में जीत करके ये लेकर के आए हैं। फिर देखिए पुरुषों की क्लब थ्रो जो स्पर्धा थी उसमें धर्मवीर ने जो है नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक, जबकि प्रणव सूरमा ने रजत पदक जीता है। तो क्लब थ्रो का नाम भी ध्यान रखना है और दोनों खिलाड़ियों का नाम भी ध्यान रखना है, धर्मवीर और प्रणव सूरमा। ठीक है। फिर देखिए समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। तो हरविंदर सिंह किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित हैं। और दूसरी जो ध्वजवाहक है जिनका नाम है प्रीति पाल, तो वो जो है एक स्प्रिंटर हैं, धावक हैं, और उन्होंने जो है फील्ड स्पर्धा में 2 पदक 100 मीटर और 200 मीटर में जीतने वाली ये पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। और ऊपर हमने पढ़ा क्लब थ्रो के 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? धर्मवीर और प्रणव सूरमा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिर देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में शीतल देवी तीरंदाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बनी और उन्होंने राकेश के साथ मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए खिलाड़ियों के नाम हैं, अवनी लेखरा स्वर्ण पदक शूटिंग में, नितेश कुमार स्वर्ण पदक बैडमिंटन में, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में स्वर्ण, धर्मवीर सिंह स्वर्ण एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार स्वर्ण एथलेटिक्स, नवदीप स्वर्ण एथलेटिक्स। और फिर ये जो है रजत वाली लिस्ट है जिसमें भी हमने काफ़ी सारे नाम देखे, जैसे प्रणव सूरमा का नाम हमने पढ़ा एथलेटिक्स में, और मोना अग्रवाल शूटिंग के अंदर, प्रीति पाल कांस्य एथलेटिक्स में, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग के अंदर। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर का नाम ध्यान रखिएगा, भाला फेंक के अंदर राजस्थान के खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु ये कांस्य पदक एथलेटिक्स में इन्होंने जीता है। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक हम जो है एथलेटिक्स में लेकर के आए हैं, 17 पदक जो है हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे उसमें भी 4 स्वर्ण पदक हमने यहाँ पर जीते हैं और कांस्य भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर जीते हैं। और फिर अगर हम देखें तो सब में एक एक पदक है, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तीरंदाजी, इन सब में। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमारा था। अच्छा 2028 का मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिका के लॉस एंजलिस के अंदर जो है इन पैरा ओलंपिक्स का दोबारा से आयोजन किया जाएगा 2018 के अंदर। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज जो है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है और पुरस्कारों वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है अद्यतन सामान्य ज्ञान या मिसलेनियस टॉपिक जिसको हम बोलते हैं। हमारे पास समय है तो हम इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान का पहला जो नियुक्तियों वाला टॉपिक है उस पर। तो देखिए आतिशी मरलेना जो है दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी हैं। तो पहली बात तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और सबसे युवा हैं, 43 ईयर्स में ये जो है ये बनी है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि जो ये विधानसभा है, इस दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है, तो कम समय के लिए बनी है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आतिशी अभी जो है नेक्स्ट सीएम है दिल्ली की, बस नाम ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए एयर मार्शल ईपी सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं, इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है। इनको जो है अपने करियर में 2019 में अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। बस इतना तो नाम ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। एयर मार्शल ईपी सिंह वायुसेना प्रमुख। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति ये किसी काम की नहीं है क्योंकि इसमें राजस्थान का कुछ है नहीं, तो इतना नहीं पढ़ना है। फिर देखिए अमृत मोहन प्रसाद जो है उनको एसएसबी के जो है इसके नए महानिदेशक के रूप में जो है वो अपॉइंट किया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एसएसबी नेपाल और भूटान से साझा होने वाली देश की सीमाओं की रक्षा करती है और 1963 में जो है एसएसबी की स्थापना की जो है वो की गई थी। फिर राजेश वर्मा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के जो है वो अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ये भी कुछ इतना कोई काम का नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, और अगर देखें यहाँ पर तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है, हालांकि इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पे आते हैं। रणधीर सिंह जो है उनको ओसीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओसीए मतलब कि एशियाई ओलंपिक परिषद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको ये नाम।
फिर उसके अलावा शिगेरू इशिबा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। और ये जो है जापान की कौन सी पार्टी है, इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे ये संबंधित है, नाम ध्यान रखिएगा, शिगेरू इशिबा। फिर है हरिनी अमर सूर्या, ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुई है और तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखना है। फिर है अनुरा दिसानाइके, ये जो है अनुरा दिसानाइके, ये श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका की दोनों अपॉइंटमेंट्स अपने को याद रखनी है, एक हरिनी अमर सूर्या जो कि प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और एक है अनुरा दिसानाइके, ये यहाँ के 10वें राष्ट्रपति हैं। फिर यहाँ देखिए अब्देल मजीद तबेने, ये जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। ऐसे उटपटांग नाम पूछ लेते हैं, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ये वापस से यहाँ नाम रिपीट हुए हैं और ऑबिचुअरी में ऐसा कुछ है नहीं कि उसको पढ़ने जैसा कुछ हो। KKN दारूवाला मशहूर अंग्रेजी कवि और पूर्व IPS अधिकारी, इनकी किताब थी अंडर ओरियन, 1970 में प्रकाशित है। उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है अपैरिशन इन अप्रैल। ठीक है, इनको जो है साहित्य अकादमी द्वारा लेखकों, ठीक है, ये इतना कोई काम का नहीं। सीतायाम येचुरी, अरुणा वासुदेव, ये भी काम के नहीं। फिर चलिए चर्चित व्यक्ति पे चलते हैं। तो देखिए स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो है, इनको LCA तेजस जो है उड़ाने का मौका मिला है। ये इसको उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर है और राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, इसलिए ये हमारे लिए काम की चीज़ है। LCA तेजस जो है ना, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया पहल के तहत जो है इसको बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है, हाँ, शरद कमल ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत हैं। तो शीर्ष जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल अत्यंता, अगर आपको नाम ध्यान है इनका, तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है इसमें। और इसमें देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक में शरद कमल भारत के पुरुष ध्वजवाहक रहे थे। और ये पेरिस पैरा ओलंपिक नहीं, पेरिस ओलंपिक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी उपलब्धियां हैं इनके हाथ में, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। उनको ITTF फाउंडेशन का जो है पहला भारतीय राजदूत जो है वो बनाया गया है। फिर देखिए चिरंजीवी गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है। मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम क्यों दर्ज किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि और अभिनेता आमिर खान ने सम्मान दिया है। 45 वर्ष के करियर में 156 फिल्मों के 537 गानों में 24,000 डांस मूव करने के लिए मिला है, तो ये तो कोई खास नहीं है, छोड़िए। फिर है सलीमा इम्तियाज़, ये जो है ICC इंटरनेशनल पैन ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर बन गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। पहली महिला एम्पायर है, इसमें इनका नाम आया है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देखिए 8 सितंबर को। उसके अलावा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस ध्यान रखिएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। फिर है निगरानी दिवस, ये काम का नहीं है। अंत्योदय दिवस ध्यान रखिएगा, ये 25 सितंबर को आता है। विश्व पर्यटन दिवस आपको पता है 27 सितंबर को आता है। बस इतनी ही इसमें काम की बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये जो सप्ताह है तो पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, और उसके अलावा जो है स्वच्छता पखवाड़ा तो अपने को पढ़ाई है। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा 14 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 7 प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोषण माह कौन सा है? सितंबर माह को मनाया जाता है। हरतालिका तीज जो है 6 सितंबर 2024 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तीज मतलब कि तृतीया तिथि को, और भाद्रपद में मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी आपको पता है भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। चर्चित पुस्तकें देखते हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये सुशील कुमार शिंदे की पुस्तक है। भास्कर ऐप क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये DPIIT के द्वारा है और इसमें स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो कि है ऑपरेशंस, अभियान या अभ्यास। तो देखिए भारत और ओमान की जो वायुसेनाएं हैं, भारत और
ओमान की जो वायुसेनाएं हैं उन दोनों के बीच में जो संयुक्त अभ्यास किया गया है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 7। क्या नाम है? ईस्टर्न ब्रिज 7। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान इन दोनों के बीच में जो है ओमान के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था और इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो तो वायुसेना अभ्यास था, ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजाह। इसको जो है ओमान के सल्लाह के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था। फिर देखिए, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। इसको राजस्थान में संपन्न किया गया है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है वरुण। तो ये तो हम पहले से पढ़ते हैं वरुण के बारे में। फिर चलते हैं सम्मेलनों के अंदर। तो देखिए, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नवी वार्षिक बैठक जो है जिसका AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है और ये बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है इसको आयोजन किया गया और भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट ये था कि भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। फिर देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर की G4 देशों के साथ में चर्चा हुई है और UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है। अच्छा, G4 जो देश हैं उनका काउंटर जो है वो क्या है? कॉफ़ी क्लब है। तो ये थोड़ा सा आपको पता रहे। G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है। तो इसका जो अपोजिट क्लब है वो कौन सा है? तो कॉफ़ी क्लब है जिसमें चाइना और ये जो देश हैं इसमें सम्मिलित हैं। फिर देखिए, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC इसकी बैठक गोवा में संपन्न हुई है। तो बैठक का नाम अपने को इतना पता रह जाए वही बहुत है कि कहाँ पर इसका संपन्न हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिर है चौथा, वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट, ये कहाँ पर? ये भी यहीं पर सॉरी ये जो है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है और ये काम का नहीं है। ये देखिए, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। बस इसमें तो यही चीज़ काम की है। यहाँ चलते हैं योजनाओं पे, आइए। NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत। तो देखिए, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्होंने 18 सितंबर 2024 को NPS वात्सल्य स्कीम को स्टार्ट किया है। ये बजट में ही घोषित हो गई थी। इसका मोटो क्या है? तो देखिए, NPS वात्सल्य माता पिता को पेंशन खातों में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। इसके तहत जो माता पिता है अपने बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपये का न्यूनतम निवेश जो है इस खाते में NPS खाते में कर सकते हैं। ठीक है। इस योजना को रेगुलेट कौन करेगा? PFRDA, जो कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है वो इसको रेगुलेट करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना क्या है? तो ये उड़ीसा के अंदर स्टार्ट की गई है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या करेंगे कि 21 से 60 साल की जो महिलाएं हैं कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना 10,000 की राशि दी जाएगी और प्रत्येक महिला को लगातार 5 वर्ष तक ये राशि जो है वो दी जाएगी। फिर देखिए कुछ मेलों के बारे में। तो मेला जो है वो देखिए IDAX 24, तो ये रक्षा विमानन प्रदर्शनी है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जो विमानन प्रदर्शनी है वो कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर की गई है। फिर सेमिकॉन इंडिया की प्रदर्शनी, ये कहाँ पर की गई है? तो ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो मार्ट में जो है इसको आयोजित किया गया है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इनको तैनात किया गया है और ये सुपर कंप्यूटर है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर परम शिवाय 2019 में IIT BHU में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो अगर नाम दे करके पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। फिर देखिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर प्रणाली का जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली का जो है वो उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो है IITM अच्छा, नई HPC प्रणाली को अर्का और अरुणिल का नाम दिया गया है जो सूर्य के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। ये यहाँ पर काम की बात है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर कुछ आयोग और समितियां हैं, तो बहुत सारी समितियां हैं, तो इसको तो आप रहने दीजिए। यहाँ चलते हैं। अब देखिए, अगर हम समितियों की बात करें तो संसद में विभागों से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां होती है। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत 8 स्थायी या परमानेंट समितियां होती है। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10। ठीक है, और इन समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। तो अगर इतनी सारी समितियां तो वैसे हमको याद नहीं रहेंगी। समितियों के बारे में क्या चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो हमें याद रखनी है। तो ये काम की बात है यहाँ। फिर चलते हैं अदर आर्टिकल पे। तो देखिए, जो फ़िल्म है लापता लेडीज़, इसको जो है किरण राव ने निर्देशित किया है। तो इसको 97th ऑस्कर अवार्ड में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है भाई। फिर है, ये इतना काम का नहीं है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के शीघ्र ही समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, रूपा एंड दिलना। ठीक है। और INSV तारिणी को 2017 में ऐतिहासिक नाविका सागर परिक्रमा के तहत पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ दुनिया के चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है। तो ये INS तारिणी का नाम भी ध्यान रखना है। फिर हम वन लाइनर देख लेते हैं। तो देखिए, CPA इंडिया क्षेत्र जोन 3 के 21वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आइजॉल मिजोरम में किया गया। चक्रवर्ती तूफान कौन सा आया है अमेरिका में हाल ही में? तो नाम है उसका हेलेन। और उसी तरीके से एक और जो है तूफान है जिसका नाम है बेबनिका तूफान और पुलासन तूफान। ठीक है, तो ये कहाँ पर आया है? शंघाई शहर चाइना में आया है। तो दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, बेबनिका, पुलासन और हेलेन। फिर देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फिलेमोन यांग, जो कैमरून के हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की लिंग संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो जस्टिस BV नागरत्नन को जो है ये बनाया गया है। फिर देखिए, बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? न्यूजीलैंड का। ये तो काम का नहीं है, छोड़िए इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ चलते हैं, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा जो भुज से अहमदाबाद के बीच स्टार्ट की गई, उसका नाम बदलकर रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। तो ये ध्यान रखना है। फिर है 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और उसके अलावा यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण या PM आशा अभियान। ठीक है, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। फिर देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिल्ली में किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने पर एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया? तो रोमानिया के साथ में जो है उसका जारी किया है। फिर देखिए, इसके अंदर और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये था। और फ्रेंड्स, ये वाला जो है इसके लिए थोड़ा टाइम कम बच रहा है, तो मैंने इसमें टिक लगा दिए हैं। आप एक बार अपने आप से इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो चेक कीजिएगा और जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो है अक्टूबर की क्रोनोलॉजी आज कंप्लीट होती है। इसका PDF जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। कल मिलेंगे तो हम जो सितंबर की क्रोनोलॉजी है उसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।